हाँ निहारिका जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि स्क्रीन अलाउ कर दीजिए। हेलो निहारिका जी। हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी बिल्कुल आप। ठीक है मैम। शेयर्स क्या होते हैं और एक कंपनी से इशू क्यों करती है, तो इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो वो कंपनी जो है, एक तो कंपनी एक्ट के तहत 1956 में उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और जो भी कंपनी होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है, और पर्सन और एंटिटी ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जब भी आपको अपनी कंपनी से कुछ भी विड्रॉ करना रहता है, कुछ भी पैसा निकालना रहता है या डालना रहता है, तो कंपनी उसको अपने लेजर में, अपने अकाउंट्स में लिखती है ये मान करके कि वो लायबल है आपके लिए भी, भले ही आप ओनर है लेकिन वो आपके लिए भी लायबल है, और इस लायबिलिटी को वो एज अ कैपिटल शो करती है। और जब आप पैसा उसमें से कुछ निकालते हैं या कोई सामान उसमें से निकालते हैं तो उसको विड्रॉवल के रूप में शो किया जाता है। कोई भी कंपनी 3 तरह के फॉर्म में हो सकती है। सिंगल प्रोपराइटर मतलब एक सिंगल ओनर उसका हो सकता है। इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए आप जिला उद्योग में रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। ये बहुत अगर बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। हेलो जी, आपको सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है। हाँ, तो उसमें आप जिला उद्योग में भी अपने यहाँ करके वहां पे भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर कंपनी, अगर आपकी जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है, काफी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स का है, तो आपको कंपनी एक्ट के 1956 के तहत ही आपको इसको रजिस्टर्ड कराना होता है। सेकेंड, आप पार्टनरशिप फॉर्म उसका ले सकते हैं। 2 और मोर देन आपके ओनर्स हो सकते हैं और आप उससे उसको रन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, अपने सेक्टर्स को रन कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म इसका कॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, और ये लीगल और सेपरेट होता है और पूरी तरह से वैसे ही वर्क करता है। लेकिन इसमें जो आपका कंपनी एक्ट के तहत इसको जब रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उस कंपनी एक्ट के तहत जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इसके लिए बनाया जाता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये बताना पड़ता है कि आप कितने कैपिटल, कितना अथोराइज्ड कैपिटल से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये अथोराइज्ड कैपिटल आप बताते हैं, जो अमाउंट आप देते हैं, उसी को ही छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसको शेयर्स कहते हैं। और इसको, इस शेयर्स के थ्रू जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो हम पब्लिक से भी कर सकते हैं, और जो कंपनी के जो मेन पर्सन्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो लोग मिलकर भी इसमें अपना पैसा लगाते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, जो हमारे छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होता है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल जरूरी नहीं है कि आप इसके सारा कैपिटल इशूड कर दीजिए। कुछ कैपिटल इसका इशूड किया जाता है। मैम आवाज नहीं आ रही है। कर दिया, सबको कर दिया गया था एडमिट। ओके, जो ऑथराइज्ड कैपिटल जो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होता है, वो कुछ कैपिटल उसका इशूड किया जाता है। जरूर नहीं कि हम सारा कैपिटल इशूड करें, तो कुछ कैपिटल नॉन इशूड फॉर्म में भी रखा रहता है। जो कैपिटल आप इशूड करते हैं, उस इशू कैपिटल से आपको कितना पब्लिक से मिलेगा, उसी को हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। सर, पब्लिक से आप जितना कैपिटल कलेक्ट करते हैं, जो सब्सक्राइब कैपिटल है, वो जरूर नहीं कि आप पब्लिक से एक बारी में कलेक्ट कर लें, आप उसे 2 बार में कलेक्ट कर सकते हैं। एक जो आपने फर्स्ट टाइम उनको दिया तो उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, और कुछ नॉन पेड अप कैपिटल पड़ा रहता है कि जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपको पेड अप कर देंगे। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, यही आपका जिस कंपनी को चलाने के लिए, जिस कंपनी को आप कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड करते हैं, उसमें जो आप एक अमाउंट बताते हैं, वो अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को शेयर्स कहा जाता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो शेयर्स आप बनाते हैं, जो आप इसको डिवाइड करते हैं, बैक करिए, एक बैक प्लीज, एक बैक करिए। जी जी। हाँ, जो आप शेयर्स बनाते हैं, ये नेक्स्ट सर, बीच जो शेयर होल्डर वाला स्लाइड है, इसके बाद हाँ बस यहीं पे स्टे करिए। जी जी।
ये जो जी। शेयर्स आप देते हैं, इस शेयर्स के लेने वाले दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे हमने बताया कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स अपने पास रखते हैं, इक्विटी शेयर्स अपने पास रखते हैं, उसे इक्विटी कहा जाए या ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाए, उनको हम इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये लोग 51% के शेयर्स अपने पास रखते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इससे कम रखेंगे, 50-50% रखेंगे, तो कोई भी जिसको आप 50% दे रहे हैं वो आपकी कंपनी को कभी भी कैप्चर कर सकता है। इसलिए हमेशा 49% के शेयर ही इशू किए जाते हैं, 51% के शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखे जाते हैं। जो इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन इनको वोटिंग राइट भी है, डिसीजन मेकर्स भी है, और इन्हीं में से मान लीजिए ये 5 से 7 या 15 लोग मिलकर के इस कंपनी को चला रहे हैं, तो इनमें से आपके एमडीज भी चुने जाएंगे। सारा फंक्शन इन लोग का होता है, लेकिन सबसे बड़े रिस्क बियरर यही लोग होते हैं। जब भी कंपनी डूबेगी तो इन्हीं लोगों को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। प्रॉफिट होता है तो इनके प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लेते हैं। और जब कंपनी डूबती है तो इनको सबसे लास्ट में मिलता है, क्योंकि जितने भी लोगों को इनको रिटर्न्स करने होते हैं, उनको रिटर्न करने के बाद सबसे पहले डिबेंचर्स वालों को रिटर्न किया जाता है, जिसमें डेट से ही पैसा उठाते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ भी बच जाता है तो ये अपने पास बांट लेते हैं आपस में। इक्विटी का मतलब कि जितने लोग हैं उनके बीच के शेयर्स आपस में बराबर होते हैं। सेकंड जो शेयर्स का देते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई डिसीजंस मेकर नहीं होते, केवल डिसीजन को टेक करने वाले होते हैं, और इनके पास 49% के शेयर भी पब्लिक में बांट दिए जाते हैं। किसी एक पर्सन को 49% का शेयर नहीं दिया जाता, क्योंकि गलती से भी अगर 2% का शेयर या 1% का शेयर लीक हो गया तो ये 50% का शेयर होल्डर हो जाएगा और वो कभी भी कंपनी कैचअप कर सकता है। तो इसलिए 49% के जो शेयर्स होते हैं वो काफी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किसी भी एक पर्सन को होल्ड करने नहीं दिया जाता है। इस बात की कंपनी हमेशा ध्यान रखती है। प्रेफरेंस शेयर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट दिया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और अगर लॉस होता है तो भी इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि इनका पेमेंट हम जितना रिटर्न कर सकते हैं करें, और जो कुछ बचेगा उसके बाद इक्विटी शेयर्स वाले यानी कि ऑर्डिनरी पर्संस अपने पास रखते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस यस। ये अब हमारा मेन कैपिटल मार्केट है, जहां पर भी हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, जो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट है। हमने बताया अभी आपको पहले कि हमारा पहला जो स्टॉक एक्सचेंज बना था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था 1887 में, और तब से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें बुल बना हुआ है, क्योंकि ये मार्केट एकदम बुल मार्केट कहलाती है। बाद में इसमें काफी स्कैम्स हुए, स्कैम्स के बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगी, और इसलिए उस स्कैम्स को खत्म करने के लिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टॉक मार्केट में जो कमियां थी, उनको खत्म करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया नवंबर 1992 में, जिसने 1994 से वर्क करना स्टार्ट किया। आप लोगों ने निफ्टी का नाम सुना होगा। निफ्टी का मतलब ही यही है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 50 स्टॉक्स शेयर्स को लेकर के अपना इंडेक्स बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। ये अब हम मेन और लास्ट अपने टारगेट पे आ रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज बनाया गया है, बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था, हमने इसको कंट्रोल करने, वो तो कंट्रोल कर ही रहा था, हमने उसको कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि हमारे आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो 1991 से पहले का उसका पीरियड रहा है, वो पीरियड बहुत ही आपका एक बंद इकोनॉमी की तरह से रहा है, क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह से रहा है, और काफी उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं। लेकिन 1991 में, जब अभी मैंने आपको भी पहले भी एक बार डिस्कस किया मैंने, कि 1991 में 92 में आकर के आपके मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी थी और उसके पास मुश्किल से 15 डेज का पैसा पड़ा था जिससे कि वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती। इट मीन्स कि इकोनॉमी की जो हालत थी वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी थी। इसको मेंटेन करने के लिए मनमोहन सिंह जी को तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया कि ये ऐसा क्या किया जाए कि इस इकोनॉमी में चेंजेस आ जाए। तो उस समय एलपीजी स्कीम लाई गई, लिबरलाइजेशन लाया गया, ग्लोबलाइजेशन लाया गया और प्राइवेटाइजेशन लाया गया। देन तब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा
लिबराइज करना स्टार्ट किया हर एक फॉर्म में। जितने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर दिया गया, उसमें लिबराइजेशंस लाए गए। उसी लिबराइजेशन में हमारे कैपिटल मार्केट में भी लिबराइजेशन लाया गया, जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक हम लोग का चल रहा था कि हम इसके तहत कैपिटल्स को इशू नहीं ज्यादा होने देते थे या बाहर मार्केट में नहीं जाने देते थे। इसे 29 मई 1992 में ला करके बंद कर दिया गया, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें भी हम इस मार्केट में भी लिबराइजेशन को लेकर के आए ताकि हम लिबराइज कर सके। और 1991 में इंडियन सरकारी जो हमारी प्रतिभूतियां थी, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, उनको भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। जो भी हम लोग का, अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखें, म्यूचुअल फंड को देखें, सेकेंडरी को देखें, तो जो 1990 और 91 में ये मुश्किल से 364 न्यू इश्यूज थे, मुश्किल से शेयर्स थे, जिनसे कि 4,312 करोड़ रुपए ही केवल मुश्किल से कलेक्ट हो पाया था। आज 2017-18 में आज हम इनसे 72,946 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के तहत अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड जैसे कि यूटीआई, अब तो यूटी बहुत हमारे म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के भी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, मुथूट म्यूचुअल फंड आपका मिलता है और भी कई तरह के हैं। तो इनसे जो कलेक्शन 92-93 में हुआ था वो मुश्किल से 13,000 के आसपास, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो आज 17-18 में 2,71,800 करोड़ रुपए के बराबर हो चुका है। सेकेंडरीज को फॉर्म को अगर हम देखें, जो प्योर हमारा स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है, तो हमारा एनएससी के थ्रू आज 2017-18 में हम अपने जीडीपी का 84% हम इस पर हमारा पूरा मार्केट फैला हुआ है, और बीएससी के अंडर में देखें तो हमारे जीडीपी का 86% फैला हुआ है। ये जो हम शेयर्स हैं मार्केट में लाते हैं, इसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, या तो हम कैपिटल कलेक्ट करने के लिए करते हैं कि हमको मनी कलेक्ट हो जाए, में फंड कलेक्ट हो जाए कंपनी को रन कराने के लिए, या हम इसको और आगे लाते हैं कि लिबराइज हमारा लिक्विडेशन हमारा बढ़ जाए, जिसके लिए कि हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो जो ट्रेडिंग की जाती है उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो इनसे कुछ न इससे पैसा कमाते हैं। तो यही मेन जो फंडा था वो 1991 में लाया गया, जिसे बाद में इसका, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी, भी बताऊंगी क्या क्या कमियां थी, तो उसका मिसयूज इन्होंने किया, जिसका नाम आप यहाँ सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, हर्षद मेहता ने। इस हर्षद मेहता जी ने अपना 1992 में इन्होंने खूब लोगों को मोटिवेट किया कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, और वो सजेस्ट करते थे कि वो किस में पैसा लगाए, और उनका सजेशन से लोगों ने इस बार, मतलब एक इंडियन इकोनॉमी का जो एक टर्निंग पॉइंट था कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो 1991 से मेनली स्टार्ट हुआ। लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा अपना इस पर भरोसा किया, इस पे बिलीव किया कि हम इससे पैसा कमा सकते हैं, तो इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया। और हर्षद मेहता एक मीडिएटर थे, एक क्या कहते हैं, ब्रोकर्स थे, जो ये सजेस्ट करते थे कि किस पर पैसा लगाया जाना चाहिए। आप इसके लिए एक पिक्चर देख सकते हैं, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखिए, या इस पर कई सीरियल्स बनाए गए हैं, आप उसे देखिए। 1992 स्कैम, बिग बुल, इन्हें बिग बुल के नाम से बुलाया भी जाता था। ये बहुत बड़े मतलब ब्रोकर थे। इन्होंने ये स्कैम ये किया कि जो इसकी कमियां रही, उस कमियों को इन्होंने फायदा उठाया एक तरह से, और इनके साथ काफी लोग थे। इतनी बड़ी वर्क करने का मतलब केवल ये नहीं था कि ये अकेले अपने दम पे कर रहे थे, इनके बाद बहुत पॉलिटिकल सेक्टर जो था उनके साथ इन्वॉल्व था, उनके साथ मिल करके उन्होंने इस स्कैम को खेला था। ये जो शेयर्स होते हैं, ये एक्चुअल में शेयर्स जो है, ये मार्केट में जो लाए जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक रिस्की होते हैं, नॉन रिस्की होते हैं। नॉन रिस्की में आपका प्रेफरेंस आपको पता होता है, आपका डिविडेंड आपका फिक्स होता है, आप उस पर आप उसको खरीदते हैं तो आपको कुछ समय के बाद वो आपको मिल जाता है, उसका डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिल जाता है, उस पर कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो रिस्की होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कॉल पुट फॉर्म के होते हैं, कि आप इस पर पहले से ही कॉल कर लेते हो, पहले से ही पुट कर लेते हो कि हमको इसको सेल करना है और इसको परचेज करना है। किसको सेल करना है? कई बार तो ऐसा भी है, इस समय मार्केट में ऐसा भी है कि आप पहले परचेज कर लेते हो और बाद में उसको खरीदते हो, और इस खरीद और बेच में ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन मार्केट पूरी चलती है कि हमारी ये एक्सपेक्ट होता है कि ये अभी प्राइस इसका बढ़ेगा, और आपको लगता है अभी कम है तो आज मैं इसको अभी तुरंत सेल कर दूं, बिना खरीदे मैं इसको सेल कर दूं, और उसको दूसरी तरफ से आपने पहले से बोल रखा है कि मुझे
इतना परचेज करना है शेयर्स। तो ये जो सेल और खरीद है, इसमें ही आपको लगता है कि हमारे सेल और खरीद में कि अभी हमारा पैसा ये गिरेगा आगे चल के, तो अभी मैं बेच दूं, अभी ऊंचा पैसा है और उसको थोड़ी देर बाद खरीदूंगा ताकि वो पैसा गिर जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेशंस में ही बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसमें कि कई लोग या कई कंपनीज जो कई पर्सन जो है, इंडिविजुअल्स जो है, वो डूब जाते हैं कि वो लगा एक्सपेक्टेशंस अगर उनके गलत निकल आए तो ये शेयर्स के रेट गिरने की बजाय बढ़ जाते हैं। आप पर डे का अगर एक्सचेंज अपना रेट देखिए, तो पर डे एक ही कंपनी का आप अगर इसको देखेंगे तो इसके इंडेक्स जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई भी शेयर्स उसके जो प्राइस होते हैं उसको इंडेक्स फॉर्म में रखा जाता है, उसको इंडेक्स कर दिया जाता है, क्योंकि आपके शेयर्स जो हैं वो केवल आपकी कंट्री के नहीं है, या उस पे लगाने वाले लोगों का पैसा जो है वो केवल आपकी कंट्री का रुपीज नहीं है, इसलिए इसको हम इंडेक्स फॉर्म में रखते हैं। इंडेक्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि एवरेज होता है और एक न्यूमेरिक नंबर होता है, कोई उसकी यूनिट नहीं होती है जिस पर की बात करना या जिस पर खरीदना और बेचने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए इसको इंडेक्स फॉर्म में रखा जाता है और इसमें कई तरह के आपको जो है प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। आपने आज खरीदा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके प्राइस आगे चल के बढ़ेंगे 8 दिन में, 10 दिन में, 1 साल बाद, तो आप इसे 1 साल बाद बेच देंगे तो आपको उससे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पता चलता है कि 1 साल बाद वो नहीं बढ़े और वो कंपनी बैठ गई या वो कंपनी में उसके शेयर्स और सस्ते हो गए, तो वो आपको लॉस हो जाता है। जब आप उसको बेचते हैं, अगर रैंडम आपको 1 साल बाद बेचना पड़ जाता है, आपको पैसों की जरूरत है, कोई बात हो जाती है और उसके उसमें प्राइसेस कम चल रहे हैं, तो आपको उसको लॉस पे बेचना पड़ता है। यही इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है कि आपने जिस टाइम पे खरीदा ये एक्सपेक्ट करके खरीदा, क्योंकि आप खुद नहीं मार्केट समझ सकते हैं, आप अकाउंट नहीं समझ सकते हैं, उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं समझ सकते हैं, तो इसको ब्रोकर्स बताते हैं। जैसे कि हमने भी आपको बताया कि ये हर्षद मेहता ये बहुत बड़ा ब्रोकर था, तो ये ब्रोकर से आप कंसल्ट करते हैं और ब्रोकर आपको बताता है कि कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा बेचना चाहिए, किस टाइम पे खरीदना चाहिए, किस टाइम पे बेचना चाहिए। तो जो ये जो खरीद और बेच होती है, इसके बीच में जो टाइम लैग होता है, वही एक्सपेक्टेशंस बेस पे चलता है कि आगे चल के ये बढ़ेगा या घटेगा। ये एक्सपेक्टेशंस अगर गलत निकल आते हैं तो उसमें आपको लॉस होता है। ये अब तो चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिटली हमारा वर्क हो रहा है, तो आप अपने मोबाइल पर भी जो एक्सचेंज का कोई ना कोई अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसको अपने एप्लीकेशन के रूप में अपने पास रख सकते हैं। और आप चाहें तो खुद मार्केट को समझ करके आप खुद भी अपना पैसा लगाकर, किसी ब्रोकर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में डाल करके। एसबीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है, एसबीआई प्रोवाइड कर रही है, पीएनबी में आपका है तो पीएनबी प्रोवाइड कर रही है, ओसवाल अगर आप प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल करके आप ट्रेडिंग इसकी कर सकते हैं, आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी समझ की जरूरत होती है, आपके एक्सपेक्टेशन सही होने चाहिए, इसकी स्टडी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस पूरी तरह से हो सकता है। और ऐसे लॉसेस में कई बार ये होता है कि आपका पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको नॉन रिस्की कोशिश करिए भी करिए, और धीरे धीरे अगर आप कोई मार्केट समझ में आती है, चीजें समझ में आती हैं, तब रिस्क पे पैसा लगाइए, लेकिन कम से कम लगाइए। ये मेरा एक सजेशन है, क्योंकि इसमें काफी लॉसेस बहुत बुरी तरह के होते हैं और आपका पूरा घर परिवार इसको मतलब उससे परेशान हो सकता है और उसको उनको झेलना पड़ सकता है आपकी इस छोटी सी नादानी की वजह से। अगर हम इसमें ये देखें कि इस बाजार को बढ़ाने में मेनली किस-किस लोगों का या किन फैक्टर्स का हाथ था, तो सबसे बड़ी, जैसे मैंने बताया कि सेबी की स्थापना की गई थी, तो सेबी का रोल सबसे बड़ा इसमें रहा है, जिसने इसको मार्केट को बढ़ाया है। बैंकों का रोल, या वित्तीय संस्थाएं जितनी रही, क्योंकि बैंक के थ्रू ही ये मार्केट बहुत ज्यादा उसमें आई, क्योंकि बैंक्स आए, जब आपका बैंक्स के साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज आई, म्यूचुअल फंड्स आए, इन सब ने इस स्टॉक मार्केट को और बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो मैंने बताया कि 91 में हर्षद मेहता ने लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया था कि इसको मतलब इतना बिलीव इसमें ला दिया था कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आप बहुत कमा सकते हैं। मिडिल क्लास कंपनी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सॉरी, ये बहुत अच्छा एक वे हो गया था कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकती थी, इस पे पैसा लगाती थी और उनको रिटर्न्स मिल जाते थे बढ़िया से। तो उनके लिए एक बिलीव उनका बढ़ता चला गया, उनको लगा कि हमको जो हम वर्क करते हैं, जो हम जॉब करते हैं, उस जॉब से हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे नहीं होते हैं, तो हम शेयर मार्केट पे पैसा लगा करके उसको रिकवर कर सकते हैं, हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो इसने इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी इसमें उछाल आया और उसको लोगों ने बहुत इसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया।
निवेश अफसरों भी इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने जब जानकारी देने शुरू की, जो ब्रोकर्स इसमें आए, ब्रोकर्स ने इसके बारे में जो बताना शुरू किया कि आप किसमें पैसा लगाएं, जब आपको एक वे मिल गया, तो इस वजह से भी इसको बहुत ज्यादा इसके जो रिजल्ट्स थे मतलब बढ़ते चले गए और इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि 1992 तक इसमें जितने भी मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसमें ब्रोकर्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आप बिना ब्रोकर्स के चल नहीं सकते थे। आपको ये भी नहीं पता कि आप किसमें इन्वेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी अच्छी है। आप अकाउंट भले किसी कंपनी का देख लीजिए जो पब्लिश करती है, अपने एनुअल रिपोर्ट्स निकालती हैं, आप उसे भले ही देख लीजिए, लेकिन आप चूंकि अकाउंटेंट नहीं है, आप अकाउंट अच्छे से अच्छा अकाउंटेंट भी कई बार चीजों को नहीं जज कर पाता है। उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी कितनी लाइबिलिटी है अपने एसेट्स के रिस्पेक्ट में। अगर एसेट्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज हैं तो इट मींस कि उसकी जो एक कंपनी की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। अगर उसकी लाइबिलिटीज कम है, उसके एसेट्स ज्यादा है, तब वो कंपनी काफी लंबे समय तक, लॉन्ग रन समय में भी अपने को स्टे कर सकती है। तो इस सबको समझने के लिए ये बहुत जरूरी था कि कोई मीडिएटर हो जो इसे बता सके। तो ये जो ब्रोकर्स थे, जो दलाल थे, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे और उन्होंने अपना एक एकाधिकार बना रखा था, एक मोनोपोली बना रखी थी कि जो हम सजेस्ट करेंगे पर्सन वही करेगा। तो इसमें ये होता था कि वो जिस कंपनी को चाहे कह दे कि ये बढ़ने वाली, तो पता चलता था लोगों ने उसके शेयर्स खरीदने, नहीं भी बढ़नी है, जिसकी चीज की डिमांड बढ़ती है नेचुरली उसके प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं और वो कंपनी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है। और अगर ब्रोकर्स ने कह दिया कि ये कंपनी नहीं ज्यादा चलने वाली है, बेकार है, लोगों ने उसके शेयर्स बेच दिए, अगर खरीदे भी रखे थे तो उसके बेच दिए या उसकी डिमांड नहीं करी, तो उनकी डिमांड कम होने की वजह से उसके प्राइसेस बहुत डिक्लाइन कर गए। तो कोई भी कंपनी को एक तरह से उस टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी को बहुत ऊपर ले जाना हो, बूम पे ले जाना हो और किसी कंपनी को बीच गिराना हो, वो ब्रोकर्स बहुत आसानी से कर लेते थे। जिसको चाहे उसको उठा देते थे उस कंपनी को, जिसको चाहे उस कंपनी को गिरा देते थे। ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले था उसमें। तो सारा चीजें केवल दलालों के हाथ में उस समय हुआ करती थी। तो इस वजह से ये जो स्टॉक एक्सचेंज था उसमें ये सबसे बड़ी एक कमी रही कि दलालों के हाथ में होने की वजह से उस पे जो कंपनी के कंट्रोल से वो अपने कम हो गए थे और उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि यूटीआई जो थी हमारी गवर्नमेंट की एक ये इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसको कि दलालों ने बिल्कुल पूरी तरह से बैठा दिया था। तो गवर्नमेंट को अपने मतलब एक तरह से बैंकरप्ट हो गई थी। फिर बाद में चूंकि गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट ने इसको यूलिप में ला करके कन्वर्ट किया और उसको जो डेब्ट्स थे उसको चेंज कर दिया कि हम यूटीआई के रूप में इसको डेट नहीं ले रहे हैं, हम इसको यूलिप के रूप में ले रहे हैं। और उसको एक कन्वर्जन के रूप में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जब डेट लेती है तो वो किस तरह से उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज कर सकती है या एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में चेंज कर सकती है। तो उसने उसको चेंज करके यूलिप फॉर्म में लाया और किसी तरह से अपनी जो मार्केट वैल्यू थी उसको मेंटेन किया। इसी तरह से इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो निवेशक होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता, जैसे हम कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, हमको ये नहीं पता कि सामान की वास्तव की वैल्यू क्या है। हमको जिसमें मिलता है हमें लगता है कि शायद हमने सही चीज पे खरीदा है, सही प्राइस पे खरीदा है। आप इसमें ऐड भी देख रहे हैं, एक लड़का कहता है कि देखो मैंने इस शर्ट को कितना कम करा करके मैंने ये खरीदा 450 पे, तो दूसरा कहता है कि इसकी वैल्यू तो मीशो पे देख लो 450 ही है, तुम्ही ही इसको मतलब गलत जगह से खरीदा था। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि कोई ये निवेशक ये नहीं जान पाता है कि वास्तव में शेयर्स की वैल्यूज क्या है। तो जो ये शेयर्स की वैल्यूज होती है, जब आपको ये मार्केट में यही नहीं पता है तो आपको लगता है कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा है आप सही हो, लेकिन आप नहीं जान सकते कि उसके सस्ते भी थे या उससे महंगे भी थे। तो आप इन चीजों को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। ये प्रॉफिट और लॉस आपको तब पता चलता है जब आप उसको सेल करते हो। अगर आपने उसको परचेज प्राइस से ज्यादा पे बेचा तो आपकी प्रॉफिट्स हो जाते हैं, परचेज प्राइस से आपने कम पे बेचा तो आपकी लॉस हो जाते हैं। दूसरी चीज कि जो इसमें सेटलमेंट्स होते हैं, जिसका फायदा आपका जो हर्षद मेहता ने मेनली उठाया था, वो ये था कि इसमें सेटलमेंट्स जो होते हैं वो तुरंत नहीं होते हैं, या जब आप शेयर्स खरीदते हो तो तुरंत आपको उसकी क्या कहते हैं, आप उसके ओनर्स नहीं बन जाते हो, उसके ओनर बनने में और उसके खरीदने में टाइम लैग होता है। तो इस बीच में पता चलता है कि वही शेयर्स कई लोगों को बेच दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज्यादा घपलेबाजी, मतलब बहुत ज्यादा इसमें करप्शन चलते हैं, घपलेबाजी चलती है। इसमें एक प्रथा है जिसे कहते हैं बदला। बदलाव का मतलब होता है कि आपको तुरंत मालिकाना हक नहीं मिलता है।
इसके बीच में एक टाइम लैग रहता है। आप कुछ धनराशि देके, जिसे कि हम पेमेंट ऑफ मार्जिन कहते हैं, आप उस पेमेंट ऑफ मार्जिन को पे करके आप उसको परचेज तो कर लेते हो, लेकिन आपको एक शेयर पेपर्स आपको नहीं मिलते हैं कि जिस पर आपका नाम लिखा रहे कि हाँ आप इसका मालिकाना हक रखते हैं। तो ये हम 91 की बात बता रहे हैं, मतलब जब जब इसमें स्कैम हुआ था, जो इसमें कमियां उस टाइम में थी, अब तो इसको काफी सॉर्ट आउट कर दिया गया। फॉर्म है या जिसमें हम पेमेंट कर तो देते हैं, मार्जिन पेमेंट एक छोटी सी अमाउंट करके, हम बाद में सोचते हैं कि हमको ये बाद में मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा इसमें रिस्क है, क्योंकि वो बाद में पता चलता है कि आपके नाम पे नहीं हुआ और किसको किसी और को भी बेच दिया गया। मतलब एक सामान आपको दिखा तो दिया गया कि ये आपका है, आपने उसकी पेमेंट करके आपने उसको रोक भी लिया कि ये हमको मिलेगा, लेकिन पता चलता है वास्तव में वो किसी और को बेच दिया गया। तो इस तरह की चीजें थी, जिसको कि 1996 में लाकर 1993 में बंद भी किया गवर्नमेंट ने, लेकिन 1996 में इस पर दबाव डाला गया और ब्रोकर्स का, उसको फिर से ऑन किया गया। पर इस समय 2001 से इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। थैंक्स अ लॉट सर। इससे ज्यादा अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पे नहीं आऊंगी, जिसको कभी फिर लेक्चर रखा जाएगा, तो मैं बिल्कुल बात को बिल्कुल, यही आगे समाप्त आगे। करूंगी सर। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू अब जो निहारिका। स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहे तो पूछें। जी, आकाश पूछेगा। Hi, ma'am. Audible? Hello. यस हाँ। yes, you are Hi. Good morning, ma'am. Thanks for such wonderful and insightful session that you had. So, just want to ask you one small question. So, madam, we are looking at Sensex and Nifty 50. So, all these indexes are rallying like crazy, right? So, if we look at the last, if we look at last 8 months, the Sensex has ran high from 50,000 to 60,000. मतलब एक टाइम था जब जब 3,000 से 30,000 तक जाने के लिए सेंसेक्स ने मतलब 30-40 साल ले लिए, और फ्रॉम 30,000 टू नेक्स्ट 60,000 इट टुक ओनली से 7-8 years, 7-8 या फिर 4-5 years जो भी है। तो डू यू थिंक दैट दिस सेंसेक्स रैली इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, और डू यू थिंक दैट वी आर हेडिंग बैक टू 1991 स्टॉक मार्केट क्रैश? रिपीट दिस। मैडम मैंने ये पूछा, 1992 लास्ट सेंटेंस 1992 में जैसे मार्केट क्रैश हुआ था, डू यू थिंक दैट वी आर हेडिंग बैक टू द 1992 मार्केट क्रैश? क्योंकि मैडम 3-4 साल में 30,000 से 60,000 चला गया सेंसेक्स। तो डू यू थिंक दिस हाइक इन सेंसेक्स इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, और डू यू थिंक दिस इज जस्ट द बलूनिंग, मतलब सिर्फ गैस है? व्हाट डू यू थिंक? जी जी, नहीं देखिए 1991 में इसको जो ये बर्स्ट हुआ, उसके क्रैश होने के, उसके बर्स्ट होने के पीछे मेन रीजन ये था कि उसमें हर्षद मेहता ने उसको एक बबल की तरह बनाया था, जान के बनाया था। लेकिन अब इस समय नहीं, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम्स थी, हमने जैसे बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें प्रथा जो थी, बदला की थी, उस चीजों को कम कर दिया गया है, उसको बंद ही कर दिया गया है। दूसरा कि इसमें जो कंट्रोलिंग है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो हमारा NSE है, अब इसमें पूरी तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। ये 92 में इसको बना दिया गया, 94 से रन कर रहा है। तो इसके अब जो इसमें वर्क हो रहे हैं, अब ये जो बूमिंग इसमें आ रही है, वो बूमिंग आने का मोस्टली इसका वे है कि इसमें ट्रेडिंग्स जो चल रहे हैं वो उसके कारण हो रहा है। ये बबल्स नहीं, वैसे तो इसमें देखिए प्रॉब्लम्स स्टॉक मार्केट में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि रिस्की है। तो रिस्क के कारण आपकी ये हमेशा इसमें बना रहेगा। लेकिन जो ये इधर 7-8 सालों में जो इसमें एकदम से उछाल आया है, उसका कोई रीजन बेस ये नहीं है कि इसमें किसी एक फैक्टर को या किसी एक कंपनी को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, या इसमें जो कमियां थी हम उसको उछाल रहे हैं। यहाँ पे वो चीजें नहीं हो रही। यहाँ पर ये मार्केट अपनी डिमांड और सप्लाई के कारण बढ़ रही है, या अपनी ट्रेडिंग के कारण बढ़ रही है। तो इसलिए इसमें कोई मतलब कि जैसा मैं समझती हूँ, जितना कि मैंने अपनी एनालिसिस करी है, तो उसमें इस तरह के जो क्रैश होने के चांसेस हैं अभी कम है। उस तरह के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो एक छलावा था जिसको बढ़ा दिया गया। लेकिन इस समय चूंकि लोग देखिए, इस समय जो काफी लोग अवेयर भी हैं, और उस अवेयरनेस के कारण वो खुद भी जान रहे हैं कि हमको किसमें लगाना चाहिए, किसमें नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस समय की ट्रेडिंग्स हो रही है, ये बहुत वास्ट इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। उस समय की ट्रेडिंग बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, इसलिए इसमें डिफरेंसेस है बेटा।
जी Yeah, thank you, madam. This really helped. Actually, because of COVID, the economy was falling down while the market was going up. इसलिए मैंने ये question पूछा था, but your answer really helped me a lot to understand the basics. Thank you, madam. लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अगर आप लोग अभी जिस लेवल पर हैं, अगर आपके परिवार वाले या आप अगर पैसा लगाते हैं इसमें, तो हमेशा कोशिश ये करिए कि जिसपे लो रिस्क है आप उस पे लगाइए, हाई रिस्क वाले पे मत लगाइए, क्योंकि हाई रिस्क का मतलब वो होता है कि हम तुरंत आज परचेज करें और आज हम ही इसको सेल कर दें, तो आपके एक्सपेक्टेशंस उसमें काफी, मतलब आप इसको करेंगे तो नेचुरली मार्केट तो उछलती ही रहेगी, ये मार्केट का उछाल तो बनता ही रहेगा, है ना। तो जितने लो रिस्क की काम करेंगे उसमें आपके भले प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि रिस्क हाई रिस्क मतलब हाई प्रॉफिट, लो रिस्क मतलब लो प्रॉफिट। तो आप अभी छोटे छोटे स्टेजेस पे चलना स्टार्ट करें। और ये केवल आपके लिए नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को भी कहूंगी कि अभी जो इस तरह के काम है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कम से कम मिडिल क्लास फैमिलीज जितनी भी हैं, अगर वो इस पे पैसा लगाती है तो वो सिक्योर फॉर्म में लगाए, नॉन सिक्योर फॉर्म में ना लगाए। जी Yes, ma'am. नेक्स्ट। Yeah, thank you.